हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। 26 जुलाई का दिन इतिहास है, सम्मान है और हमारे लिए अभिमान है। 1999 एक ऐसा वर्ष जब हिमालय की बर्फीली चोटियां शहीदों की लहू से लाल हो गई थी। तब हर भारतीय जवानों की आंखों में बस एक ही जज्बा था, या तो तिरंगा लहराएंगे या फिर तिरंगे में लिपट कर आएंगे। 26 जुलाई 1999 एक ऐसी तारीख जब हमारे भारतीय जवानों ने कारगिल की ऊंचाई पर चढ़कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और उसी दिन भारत ने कारगिल की ये जंग जीत ली। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि ये साहस, बलिदान और देशभक्ति की अमर कहानी है, जहां पर 22 से 25 वर्ष के नौजवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई से अपने सीने पर गोलियां खाई और फिर भी हंसते हंसते बोले, ये दिल मांगे मोर। हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए ताकि हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारा तिरंगा सदा ऊंचा लहराता रहे। आज भारत गर्व से कहता है 26 जुलाई हमारा विजय दिवस है। इसे तारीख समझने की भूल मत करना। ये एक ऐसा दिन है जब हमारा तिरंगा फिर से लहराया था, कारगिल की ऊंचाई पर दुश्मनों को हराकर। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं, सैल्यूट करते हैं उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए ताकि हमारा कश्मीर आज़ाद रहे। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ कारगिल का ये युद्ध। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो कारगिल जो है वो एक जिला है जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख की डिवीज़न में आता है। द्रास, बटालिक, टोलीलिंग और टाइगर हिल जैसे पहाड़ भारत और पाकिस्तान की सीमा के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आते हैं और इन्हीं पहाड़ियों में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की थी। ये जो पहाड़ हैं वो कारगिल के अंतर्गत में आते हैं। हमारी सेना ने इस युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय रखा, लेकिन जो कि ये युद्ध कारगिल में हुआ था, इतिहास ने इसे कारगिल युद्ध का नाम दे दिया। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर वो धरती है जिसे पाकिस्तान शुरुआत से ही हड़पना चाहता है, लेकिन कश्मीर हमारे भारत देश का मुकुट है और हम भारतीय हमारा मुकुट किसी के भी साथ शेयर करना पसंद बिल्कुल नहीं करते। बिना कश्मीर के तो हम हमारे इंडिया का मैप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये बात है 1974 की, जब भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से। इस टेस्ट के बाद अब हमारा इंडिया बन चुका था न्यूक्लियर कैपेबल नेशन और पूरे विश्व में ये संदेश मिल चुका था कि भारत अब सिर्फ शांति प्रिय देश नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड भी है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेकिन उसे टेस्ट नहीं कर सका। अब फिर उसके बाद स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है और पाकिस्तान के लिए शॉकिंग न्यूज़ भी। 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब ऑब्वियसली इन 5 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमारा देश बन चुका था पूरी तरह से न्यूक्लियर कैपेबल नेशन। अब भारत ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किया है। एक
1974 में और 5 1998 में। तो पाकिस्तान को कहाँ राइस मिलने वाली थी। उसने भी कुछ दिनों बाद 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए और खुद ही को ही एटॉमिक पावर घोषित कर दिया। तो अब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो दोनों देशों के अंदर टेंशन, पैनिक और डर का माहौल था कि अगर जंग छिड़ गई और न्यूक्लियर वॉर हो गया तो। लगातार 6 महीनों तक ये टेंशन और डर का माहौल पूरे देश में बना रहा। इस डर के समय में 1999 में एक ऐतिहासिक पहल हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस टॉक करने की योजना बनी। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर की यात्रा बस से करने का निर्णय लिया और इतिहास में आज भी ये यात्रा लाहौर बस यात्रा के नाम से जानी जाती है। ये बस यात्रा शांति और विश्वास का प्रतीक है। इस यात्रा में अटल बिहारी जी के साथ कई मुख्य नेता, कलाकार और पत्रकार भी शामिल हुए। लाहौर पहुंचने पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार पूरे दिन मीटिंग हुई और लाहौर डिक्लेरेशन के रूप में ये बैठक को समाप्त किया गया। इस लाहौर डिक्लेरेशन में दोनों देशों ने साझा संकल्प लिया कि वो आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करेंगे और सबसे अहम बात, कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये समझौता लिखित दस्तावेज में भी था। इसके बाद अब देश में शांति की उम्मीद जगी कि अब कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद देश में शांति की उम्मीद जगी कि अब युद्ध की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पर अफसोस, पाकिस्तान के तो कुछ और ही इरादे थे। फ्रेंड्स, जनवरी से मार्च तक कारगिल और उसके आसपास के इलाके बर्फीले हो जाते हैं। सामान्यतः दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, अपने समझौते की ऊंचाई से अपने सैन्य बल को थोड़ा पीछे ले लेते हैं और उनके पोर्ट्स पर कोई भी कब्जा नहीं करता। पर अफसोस, इस बार पाकिस्तान ने हमारा भरोसा तोड़ा। उनके सैनिक जनवरी-फरवरी के महीने में पहाड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर दिए। बर्फ की आड़ में बंकर बना लिया, हथियार पहुंचा दिए और वहां पर अपना मोर्चा लगा लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कारगिल एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए वहाँ के अधिकतर लोग पशुपालन करते हैं। और पहाड़ों पर पाया जाता है एक अलग टाइप का जानवर जिसे हम लोग याक कहते हैं। ये बात 3 मई की है, जब एक चरवाहे का याक खो गया था। उसने अपने याक को ढूंढने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई की, दूरबीन से देखना शुरू किया। तभी उसे दिखते हैं कुछ लोग जो पत्थर के पीछे छुपने की जगह बना रहे थे। वहाँ पर अनाज पहुँचा रहे थे, साथ ही साथ हथियार भी पहुँचा रहे थे। तब वो व्यक्ति धीरे धीरे चुपचाप पहाड़ से नीचे आया और हमारे सैनिक को पूरी बात बताई। हमारी आर्मी ने इसे गंभीरता से लिया और एक छोटी सी पेट्रोल यूनिट भेजी। उस यूनिट के नेतृत्व 22 साल के युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया कर रहे थे। उनके साथ 5 और सैनिक थे। उन्होंने सोचा कुछ आतंकवादी होंगे जो वहाँ पर छुपे होंगे, लेकिन नज़ारा उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। जब सौरभ कालिया और उनके साथी पहाड़ की चढ़ाई चढ़े और वहाँ पर पहुँचे, तब उनके सामने था पाकिस्तान का सच। तभी अचानक से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की और सौरभ कालिया ने भी फायरिंग कर दी। दोनों के बीच डट कर मुकाबला चल रहा था।
लेकिन नीचे से 30 से 40 और सैनिक चले आए और उन्होंने सौरभ कालिया और हमारे और भी सैनिकों को बंदी बना लिया। 9 मई को पाकिस्तान ने हमारे डिपो और जहां पर गोलियां और बारूद रखे जाते हैं वहां पर तोप के गोले से हमला कर दिया, जिससे भारत को एक झटके में 127 करोड़ का नुकसान हो गया। अब हमारी आर्मी को समझ आ गया था कि ये सब किया धरा पाकिस्तान का है। तत्काल हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और कहा कि आपकी आर्मी हमारी ज़मीन पर घुसपैठ कर रही है। ये शांति का समझौता था या फिर हमले की साजिश? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो इस घुसपैठ की कोई भी जानकारी नहीं है। तभी टूटा वो विश्वास, वो दोस्ती जिसे भारत ने लाहौर बस यात्रा से जोड़ा था। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी ने कहा कि हम शांति सर झुका कर नहीं बल्कि हम तिरंगा लहरा कर अमन चाहते हैं। और भारत सरकार ने पहली बार फुल स्केल माउंटेन वॉर रिलेशन की मंजूरी दी और कहा एलओसी पार मत जाना, जो एलओसी के अंदर आए हैं उन्हें ही खत्म करना है। आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक जी ने अंतिम सैन्य रणनीति बनाई और 15 मई को ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। ये युद्ध हिमालय की चोटी पर लड़ा गया सबसे कठिन युद्ध था। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध इतना कठिन क्यों था और हर कारण में भारतीय सेना की वीरता झलकती है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये युद्ध जो था उसे 16,000 से 18,000 की फीट की ऊंचाई पर लड़ना था, जहाँ पर सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं लड़ना था बल्कि सांस भी लेना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। सेकेंड, टेम्परेचर -10 डिग्री से -25 डिग्री तक था। भीषण बर्फीली हवाएं चल रही थी और बर्फ जमाने वाली ठंड थी। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ऊपर पहाड़ की चोटी पर बैठी थी, जिनके लिए नीचे गोली चलाना बहुत ही आसान था। लेकिन हमारी भारतीय सेना को 90 डिग्री एंगल की पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी थी। ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बनाई। वो रात के अंधेरे में जब विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है तब उन्होंने चुपचाप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू किया ताकि पाकिस्तानी सेना को भनक भी ना लगे। वो रात में पहाड़ चढ़ते और जैसे ही दिन होता बर्फ के ढेर में छुप जाते और अगली रात की योजना बनाते कि अब किस पोजीशन में जाना है, किस दिशा में जाना है और कितने लोगों के साथ हमला करना है। अब धीरे धीरे वो पाकिस्तानी पोर्ट्स के पास पहुंच गए थे और जब पाकिस्तानियों को ये पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये था हमारी भारतीय सेना का ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। दिन में योजना, रात में चढ़ाई और सुबह विजय की ओर बढ़ाई। दोस्तों, 7 जून 1999 को पाकिस्तान ने अपनी सरकारी रेडियो पर एक झूठी घोषणा कर दी कि भारतीय सेना के कुछ जवान पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान जिन जवानों की बात कर रहे थे वो हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथी थे, जो भारत क्षेत्र में एलओसी के अंदर ही पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, जहां पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। यानी घुसपैठ पाकिस्तान ने की और इल्ज़ाम भारत पे लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ था। इसका मकसद था सच्चाई को छुपाना और भारत को बदनाम करना। लेकिन भारत ने जीपीएस डेटा, सैटेलाइट इमेजेस एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स के ज़रिए पूरे विश्व को ये दिखाया
कि हमारी सेना तो सरहद के अंदर ही थी, बल्कि घुसपैठ तो ये पाकिस्तान वाले हैं जिन्होंने हमारी बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से हमारे जवानों की मांग की, लेकिन कुछ दिनों तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के कारण पाकिस्तान ने 9 जून को हमारे 6 सैनिकों की डेड बॉडी वापस की, जिनमें लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी टीम थी। सौरभ कालिया की मुस्कान में देशभक्ति और रगों में तिरंगा दौड़ता था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे जवानों की डेड बॉडी को बड़े ही अमानवीय तरीके से लौटाया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि दुश्मनों ने सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ा, बल्कि इंसानियत को भी कुचल डाला। उनकी दोनों आंखों को बड़े ही बेरहमी तरीके से निकाल लिया गया था, वो आंखें जिनमें भारत का सपना पल रहा था। उनके कानों के पर्दों को एक गर्म रॉड से जला दिया गया था ताकि वो फिर कभी भारत माता की पुकार ना सुन सके। नाक और जबड़े की हड्डियों को बुरी तरीके से तोड़ा गया था, जैसे कि उनके आत्मगौरव को कुचला गया हो। दांत निकाल दिए गए थे, होठ फाड़ दिए गए थे ताकि वो फिर दुश्मनों के सामने वंदे मातरम ना कह सकें। सिगरेट पर जलाए गए निशान पूरी बॉडी पर थे और उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था। उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। जब सौरभ कालिया का शव उनके भाई को सौंपा गया तब उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी उनके माता पिता को ना दिखाई जाए, नहीं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब ये रिपोर्ट पूरे देश के सामने आई तब हर आंखें नम थी, हर दिल में ज्वाला थी। और जब ये बात हमारे जवानों को पता लगी तब उनका एक ही मकसद था, अब हर चोटी पर तिरंगा लहरा कर आएंगे और दुश्मनों को यहाँ से खदेड़ देंगे। तब हमारे वीर जवानों ने कहा कि अब या तो तिरंगा लहरा कर आएंगे या फिर तिरंगे में लिपट कर आएंगे। अब ये लड़ाई भारत के आत्मसम्मान पर थी। और फिर द्रास, बटालिक, टोलीलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 5353 और एक एक कर हर चोटी पर तिरंगा लहराया गया। 14 जुलाई को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग ने कारगिल की इस युद्ध में लगभग विजय प्राप्त कर ली है। ऑपरेशन विजय अब लगभग सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन भारत ने इंतज़ार किया वो हर एक आखिरी चोटी पर तिरंगा लहराने का। और फाइनली आया वो दिन 26 जुलाई का, जब हमारी भारतीय सेना ने ऑफिशियली घोषणा कर दी कि भारत ने ये जंग जीत चुकी है और ऑपरेशन विजय पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। कारगिल का ये युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और हर चोटी पर हमारा गौरव, हमारा आत्मसम्मान, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में हमारे 527 जवान शहीद हो गए थे और 1363 से भी ज़्यादा जवान घायल थे। तो चलिए अब बात करते हैं उन जवानों की जिन्होंने लिख डाली अमर गाथाएं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई अकेला व्यक्ति युद्ध को जीत सकता है, तो आप सबसे पहले नाम लेना कैप्टन मनोज पांडे का। कैप्टन मनोज पांडे जी को बटालिक इलाके के सबसे खतरनाक चोटी कालूबाल पर भेजा गया था, जहां पर हर 10 कदम पर पाकिस्तानी सैनिक बंकर में छुपे हुए थे। कैप्टन मनोज पांडे जी का मानना था कि पहले दुश्मनों के दीवार तोड़ो, फिर उनका हौसला अपने आप ही टूट जाएगा। इसीलिए उनको पता था कि इन बंकर को सिर्फ ग्रेनेड ही तोड़ सकते हैं।
वो रात के अंधेरे में चुपचाप बंकर के पास जाते और बिजली की रफ्तार से ग्रेनेड से बंकर को उड़ाकर चले आते। वो हमेशा आगे ही चलते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर लीडर ही पीछे चलेगा तो उनके सैनिक का हौसला टूट सकता है। इसलिए हमेशा आगे चलते थे ताकि उनके सैनिक का हौसला बना रहे। और तो और मनोज पांडे जी ने आखिरी बंकर को तब उड़ाया जब वो खून से पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। उनका आखिरी शब्द यही था कि छोड़ना मत, हमें विजय चाहिए। और अब जब लीडर की परमिशन मिल चुकी थी तो सारे सैनिक तेजी से चोटी पर चढ़े और जितने भी दुश्मन बचे थे सबको मार दिया। मनोज पांडे जी ने बलिदान के वक्त कहा, आई एम हिट बट आई मस्ट कंप्लीट द मिशन। दोस्तों, भारत ने भले ही ये जंग जीत ली, लेकिन भारत ने अपने सबसे चमकते सितारे को खो दिया। मनोज पांडे जी की वीर गति के प्राप्त होने के बाद उन्हें मिला परमवीर चक्र, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। सेकंड, परमवीर चक्र विजेता विक्रम बन्ना। इन्होंने टाइगर हिल एंड .5140 से दुश्मनों को मार गिराया और दुश्मनों की गोलियों से बीच बचते हुए अपने साथियों को बचाया और वीर गति को प्राप्त हुए। इनका लास्ट शब्द था, ये दिल मांगे मोर। थर्ड, योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता। ये घायल अवस्था में होने के बावजूद भी चोटी पर चढ़े और हमारे तिरंगे को लहराया। 17 गोलियां खाने के बाद भी ये आज भी हम लोग के बीच हैं। फोर्थ, राइफलमैन संजय सिंह। ये अकेले ही बंकर में घुसे और दुश्मनों को मार गिराया, साथ ही साथ खुद भी वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ऐसे ही अनगिनत सूरवीर हैं जिन्होंने कारगिल विजय का इतिहास लिखा, लेकिन एक वीडियो में इन सूरवीरों की कहानी नहीं आ सकती। इसलिए हम लोग फिर कभी इन सूरवीरों के ऊपर वीडियो बनाएंगे जहां पर हम इनकी कहानी और लाइफलाइन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, चलिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। भारत माता की जय। भारतीय सेना अमर रहे।